हम कर चुके हैं अपना लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट, यानी कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। किसके लिए? 2027 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब क्लास 9 की सीरीज का हमारे पास दूसरा लेक्चर है और चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, ये तमाम जो सीरीज है ये 2027 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो करवाए जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स हमने समझते हैं। अब फंडामेंटल से मुराद बुनियादी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो सिस्टम को चलाने में मदद देता है। हम पिछले चैप्टर में ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, कंप्यूटर को चलाने वाला या सिस्टम को चलाने वाला, इसका ऑन है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास भाई पहला सवाल आता है शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमसे यही सवाल पूछ रहा है कि डिफाइन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ हमसे पूछ रहा है ओएस और क्या होता है। अच्छा, 2017, 18, 19 में आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 17 से 19 में आ चुका है। अब इसके साथ साथ जो है हमने इसकी करनी है तैयारी। तो अब चलते हैं हमारे पास डेफिनेशन के अंदर कि ओएस क्या होता है। ओएस समझाने से पहले जो मैंने अभी बात वर्बली कही वो मैं लिख कर दे देता हूँ कि हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं मेजरली। ठीक है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो हमने समझ लिए। अभी यहाँ पर बात सिस्टम सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिक हो रही है, तो मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में मदद दे। और उसके अंदर क्या आता है हमारे पास? इसके अंदर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम को ऑपरेट करता है, सिस्टम के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करता है, सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। जैसे कि सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसेस इसके साथ होती हैं। अब पेरिफेरल डिवाइसेस से क्या मुराद है? ऐसी डिवाइसेस जो इसके साथ अटैच्ड होती हैं, जो सिस्टम के साथ अटैच्ड होकर काम करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क, इसके साथ आपके पास क्या हो सकता है? प्रिंटर, स्कैनर, या इसके अलावा और भी कोई पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, एक्सेट्रा, ये हमारे पास हो सकती हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम यही है कि वो क्या करता है? कंट्रोल करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को, सिस्टम के अंदर उसको इंटरप्रेट करके चला रहा होता है। ठीक है, क्या करता है? इंटरप्रेट करके चला रहा होता है। अब याद रखिएगा, ये तमाम चीजें क्या है हमारे पास? हमें बात पता है, ये तमाम चीजें हैं हमारे पास हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर है। और हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। तो ये बात भी देखिएगा कि एक हार्डवेयर को चलाने के लिए, एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, यानी उसके पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हो क्या क्या सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। तो बड़ी आसान सी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हमारे पास एक है डीओएस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के बेशुमार और ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम को चलाने में मदद है, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएंगे या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का छोटा था सवाल था। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे पूछता है कि लिस्ट द फंक्शंस ऑफ एन ओएस। फंक्शंस ऑफ ओएस हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे सवाल है राइट ब्रीफली एनी टू। एनी टू हमने डिफाइन करनी है। ठीक है, जो कि आया है एयर 21, 24, 26, 21, 24 और 26 में आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। हमने ये देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम काम करता है, सिस्टम को ऑपरेट करता है, लेकिन कुछ फंक्शन होंगे ना, उसके क्या क्या मेन फंक्शनैलिटीज है उसकी, अब हम देख लेते हैं। इसके टोटली ना मेजर 8 फंक्शंस हैं। कितने हैं? 8 फंक्शंस। नंबर 1 वोटिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट,
फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन यूजर इंटरफेस। ये हमारे पास फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस बुक के अंदर मेंशन्ड है। अब इसके बारे में बात आती है कि राइट ब्रीफली अबाउट एनी टू। तो दो के मुतालिक हमसे पूछ रहा है, हम पहला और दूसरा देख लेते हैं। पहले में क्या होता है बूटिंग। व्हाट डज इट मीन बाय बूटिंग? बूटिंग आपने नाम सुन रखा होगा कि हम जब विंडोज करवाते हैं तो अक्सर वो हमसे कहता है कि रीबूट किया जाए। ठीक है, तो ऐसी सिस्टम, ऐसी चीज, ऐसी फंक्शनैलिटी जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने में मदद दे उसको हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है, या फिर इसको हम दूसरे अल्फाजों में बायोस के नाम से भी जान सकते हैं कि ये बायोस सिस्टम भी होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद देता है। हम जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं उसके साथ F2 प्रेस करेंगे तो बायोस सारा ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद देता है ये भी फंक्शन है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ये काम करेगा। दूसरी चीज है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स क्या होता है कि वो रिसोर्सेस को एलोकेट करता है या डी एलोकेट करता है। यानी इससे क्या मुराद हुई? इससे ये बात पता चलती है कि रिसोर्सेस से क्या मुराद है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया, ठीक है, उसको रिसोर्सेस चाहिए पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, पूरी आपकी बात को स्क्रीन तक दिखाने के लिए। रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा डेटा लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर से जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर नहीं है। ठीक है, वो रिसोर्स उसके पास नहीं है, वो कैसे आपको वो चीज दिखा सकेगा? तो ये रिसोर्सेस की एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इज नॉन एज रिसोर्स मैनेजमेंट। वो रिसोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, आपके कहीं से भी रैम से डेटा को उठाकर लाना, आपके पड़े हुए डेटा को एलोकेट करना कि उसने डेटा दिखाना है, और ये तमाम काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट का तीसरा सवाल है, जिस सवाल में हमसे डिफरेंस पूछ रहा है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सवाल से ही जाहिर है कि सिंगल यूजर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंप्यूटर जिसको सिंगल यूजर एट अ टाइम इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है, सिंगल यूजर एट अ टाइम, जिसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या हो सकता है? पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर को हम जानते हैं किस कंप्यूटर से? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जो हम पर्सनल यूज करते हैं उसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, जबकि इसके बरक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऐसा कंप्यूटर जो मल्टीपल यूजर इस्तेमाल कर रहे हो, मल्टी यूजर एट अ टाइम। ठीक है, अब इसकी मिसाल क्या हो सकती है? इसकी मिसाल ऐसे हो सकती है कि ये हमारे पास जैसे सर्वर। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर वो चीज होती है, सर्वर वो डिवाइस होती है जिसके पास बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। वो जरूरत पड़ने पर वो अपने पास से डेटा को रिट्रीव करता है और यूजर को जाके दिखाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके स्कूल के अंदर जो एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक सर्वर है। आपके तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स उसके अंदर मौजूद है। जब जरूरत पड़ती है, जैसे आप फी पे करते हैं तो आपका एक आईडी होती है, आईडी से आपका सारा डिटेल उठकर आ जाती है, उसको हम कहेंगे सर्वर, जहां पर वो चीज सेव है। ये मैंने बात की छोटे पैमाने की। अगर हम बड़े पैमाने पर बात करें तो सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है, ये यूज हो रहे होते हैं बड़े बड़े सर्वर्स को। जैसे इसकी हम बड़ी एग्जांपल लेने तो आपके मोबाइल का इंटरनेट, आपके मोबाइल का डेटा जाके किसी जगह पर स्टोर है जहां से आप रिट्रीव कर सकते हैं, जहां से हम वक्त आने पर कोई बड़ी एजेंसीज वगैरह रिट्रीव कर सकती हैं। तो ये होता है हमारे पास सर्वर, और इसी तरीके से वेबसाइट का डेटा भी पड़ा हुआ होता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल हो सकती है सर्वर की। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ सकते हैं? जिसके अंदर हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स या फिर मेन फ्रेम या फिर मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि सिंगल यूजर एट अ टाइम एक रिसोर्स शेयर करते हैं। ठीक है, एक रिसोर्स शेयर कर सकते हैं लेकिन मल्टीटास्क हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पर आपका अपना कंप्यूटर देखो
तो वो एक वक्त में आप बहुत सारे उसके अंदर काम कर सकते हो, बहुत सारे टैब्स को खोल सकते हो, ठीक है, लेकिन एक सिंगल यूजर। जबकि इसके बरक्स इसके पास जो है या कह लें कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर टाइम शेयरिंग, ठीक है, ये दोनों इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास विंडोज है, ठीक है, विंडोज के लाइटर वर्जन जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है डॉस, और इसकी भी एग्जाम्पल हमारे पास विंडोज हैं, लेकिन विंडोज कौन सी, जो कमर्शियल है। अब कमर्शियल कौन सी होती हैं, जैसे कि एनटी वगैरह, विंडोज सर्वर, विंडोज एजुकेशन, विंडोज प्रो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर बात सिंगल यूजर की हो रही है, तो बात क्या होगी, ये सिंपल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सिंपल होगा या फिर इजी होगा। जबकि इसके बरक्स बात मल्टीपल यूजर की करें तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या फिर हार्ड होगा, ठीक है। तो सिंपल से डिफरेंसेस थे इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो नाम से भी जाहिर है कि सिंगल यूजर को एट ए टाइम एक बंदा यूज करेगा, मल्टी यूजर को बहुत सारे बंदे एक बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके मैं पूरी एक सिनेरियो आपको बता देता हूँ। सिंगल यूजर तो पर्सनल कंप्यूटर है, ये बात डन हो गई। मल्टीपल यूजर, मल्टीपल यूजर से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, ठीक है, या एक ऐप है, उस ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे बंदे साइमल्टेनियस टाइम पे रजिस्टर करते हैं या लॉग इन करते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर करें या लॉग इन करें, बहुत सारे साइमल्टेनियस बंदे, बहुत सारे साइमल्टेनियस पर्सन्स, पीपल्स, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपना अकाउंट लॉग इन कर रहे हैं। वो जो है वो एग्जांपल है मल्टी यूजर की, ठीक है। एक वक्त में बहुत सारे कर रहे हैं तो बहुत सारों का डेटा रिट्रीव हो रहा है। डेटा रिट्रीव कहां से हो रहा है, सर्वर से आगे, क्योंकि डेटा डेटाबेस के जरिए से सर्वर में जाके पड़ा हुआ है। जब जरूरत पड़ती है कंप्यूटर उस पर हिट करता है, अपने डेटा को लेके आके रिट्रीव करवा के वेबसाइट के यूजर इंटरफेस पे शो करवा देता है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास सिंपल सी एक डिफरेंसेस है हमारे पास। बाकी आपके साइट पर जो है आपको इसके क्या कहते हैं कि स्क्रीनशॉट्स नजर आ रहे होंगे सॉल्व केस पेपर के, तो आप वहां से भी हेल्प आउट ले सकते हैं। तो बहरहाल अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 1। लॉन्ग क्वेश्चन 1 में हमसे पूछता है कि डिस्क्राइब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लफ्ज बैच से कुछ बात आपको जाहिर हो रही है, कुछ बात आपको पता चल रही है। बैच का मतलब ग्रुप, ठीक है। जैसे हमारे पास हर क्लास के हर सेशन के कुछ बैचेस बनते हैं, कुछ ग्रुप्स बनते हैं, कुछ सेशंस बनते हैं ठीक है। तो बैच का मतलब भी ग्रुप है। अब यहाँ पर ग्रुप से क्या मुराद है, उसने कहा कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारी जॉब्स को ऑपरेटर के हवाले करे, ठीक है, और ऑपरेटर उसको बैच बना के कंप्यूटर तक पहुंचाए। यानी कि इससे ये बात साबित हो रही है कि यहाँ पर मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन है, मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन है इस चीज के लिए, ठीक है, इस चीज के लिए मिनिमम इंटरेक्शन है। अब इसके एग्जांपल दे देते हैं और हम एक डायग्राम में समराइज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एज ए टीचर, मेरे पास क्या क्या काम हो सकते हैं। मुझे लेट से लेक्चर रिकॉर्ड करना है या लेक्चर देना है कहीं पर भी फिजिकल डेस्टिनेशन में भी, ठीक है, या फिर मुझे कॉपीज चेक करनी है, कॉपीज यानी कि टेस्ट कॉपीज, पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर हम एक और काम कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, टेस्ट बनाना है, टेस्ट बनाना है। मुझे ये 3 काम करने हैं, ठीक है, मुझे ये 3 काम करने हैं और इन 3 चीजों की रिपोर्ट मैंने मैनेजमेंट को देनी है कि मैंने क्या करवाया और कैसे पहुंचा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब मैंने 3 काम करने हैं ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने कहा मैंने ये फिजिकल भी देना है लेक्चर और ऑनलाइन भी देना है, ठीक है। मैंने कॉपीज चेक करनी है क्लास 11 की भी और 12 की भी, ठीक है, और मैंने टेस्ट बनाना है 9 और 10 का। अब मैं ये सारी क्या है, मेरी जॉब्स है, क्या है, मेरी सारी जॉब्स है। मैंने यहाँ पर लिखा कि एक यूजर, ठीक है, एक यूजर क्या है, उसकी जॉब है। अब जॉब क्या है, ये सारी जॉब्स है, मैंने यहाँ लिखा
जॉब क्या है कि उसको फिजिकल में लेक्चर देना है, ठीक है। फिर एक और चीज, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरी एक और जॉब क्या है, मैंने ऑनलाइन में लेक्चर देना है, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, मैंने कॉपीज चेक करनी है, ठीक है। कॉपीज चेक करनी है 11 की, फिर कॉपीज चेक करनी है 12 की, ठीक है। टेस्ट बनाना है, टेस्ट बनाना है किसका, 9 का, और एक और टेस्ट बनाना है किसका, 10 का। ये क्या है, मेरे पास तमाम जॉब्स है, ठीक है। ये जॉब्स मैंने बनाकर क्या करना है, एक ऑपरेटर यानी कि एक मैनेजमेंट को मैंने बतानी है ये बातें। मैंने यहां पर लिख लिया मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट को मैंने ये सारी बातें बतानी है कि मैंने ये करना है, ये मेरे पास काम मौजूद है। मैंने मैनेजमेंट को बता दिया। अब मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट कहेगी कि भाई हम इसको एक बैच में बना देते हैं, यानी मिसाल के तौर पर एक आपका हो गया कि आपने लेक्चर देने, एक आपका हो गया आपने कॉपीज चेक करनी है, एक आपका हो गया आपने टेस्ट बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को, इन सारे बैचेस को, इन सारे बैचेस को हम आपके नाम के साथ आपके रिकॉर्ड में अपडेट कर देते हैं। कहां अपडेट करेंगे, कंप्यूटर के अंदर। तो ये थी हमारे पास एक एग्जांपल बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक हो गया। बड़ा आसान सा समझाया मैंने कि देखो मेरे पास 3 तरह के काम थे, मेरे पास लेक्चर थी, कॉपीज थी, और मेरे पास टेस्ट बनाने थे। ये तमाम जॉब्स मेरे पास थी, लेकिन मुझे फिजिकल में भी लेक्चर लेना था, मुझे ऑनलाइन में भी लेक्चर लेना था, ठीक है। मुझे कॉपीज चेक करनी थी 11-12 की, मुझे टेस्ट बनाना था 9-10 का। मैंने कहा मेरे पास ये सारे काम है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि हम इसको समराइज कर देते हैं, बैचेस बना देते हैं कि आपके पास काम तो है, लेकिन उनकी कैटेगरी किस काम की है, ठीक है, किस काम की कैटेगरी आपके पास ज्यादा है। तो उन्होंने कहा आपको लेक्चर भी देने, आपको कॉपी भी चेक करनी है, आपको टेस्ट भी बनाना है, ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हम इस काम को अपडेट कर देते हैं, हम इस काम को कंप्यूटर में अपडेट करते हैं कि आपने ये काम करना है। अब उसके अंदर क्या क्या काम करना है वो आपको एज अ जॉब्स पता होना चाहिए या पता हो। तो ये जो बीच का काम करेगा ना, ये काम करेगा ऑपरेटर हमारा, ठीक है, ऑपरेटर, सही है। और ऑपरेटर को मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट का नाम दे दिया। तो उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ आई होगी कि हम किस तरीके से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम को प्रोसीड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में कहता है कि विच इंटरफेस यूजर्स कॉमनली यूज, कौन सा इंटरफेस यूजर्स आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखो हमारे पास दो तरह के इंटरफेसेस हैं। नंबर 1 CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, स्टैंड फॉर कमांड लाइन एंड इंटरफेस, ठीक है। एंड नंबर 2 GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। बात ये भी सवाल आ जाता है कि CLI हमारे पास होता है एक बॉक्स टाइप, जिसके अंदर आपने कमांड्स देनी होती है, हर काम के लिए कमांड से प्रोसीडिंग करवानी होती है। जैसे कि लिनक्स होती है, लिनक्स के अंदर भी हमें हर बात को कमांड के जरिए से बताना है और कमांड के जरिए से प्रोसीड करवाना है। जबकि इसके बरक्स हम GUI की बात करें तो GUI के अंदर हमारे पास क्या आती है, विंडोज आ जाती है, विंडोज आ जाती है, या विंडोज के को मद्देनजर रखते हुए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है, ये आपको आइकन्स देता है, ये आपको आइकन्स देता है, डेस्कटॉप देता है, ठीक है, डेस्कटॉप देता है, टास्क बार देता है, स्टार्ट मेन्यू देता है, और इस तरह की तमाम चीजें देता है।
यानी कि कहने का मतलब है कि ये आपको विजुअल अपील करवाता है, चीजों को विजुअली दिखाता है। जब चीजों को विजुअली दिखाता है तो हमें यूज करने में और हमें उसको समझने में आसान होता है, और इस विजुअली अपीलिंग को हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। क्या कहते हैं? यूजर इंटरफेस। यानी कि इसमें हमें क्या मिल जाता है? यूजर इंटरफेस हमें अच्छा मिल जाता है। अच्छा मिल जाते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर शेप्स की फॉर्म में मिलता है, जिससे हमें यूज करने में इजी रहता है। अब जब यूज करने में इजी रहता है तो इस वजह से यूजर्स क्या करते हैं, इसको कॉमनली यूज करते हैं कि इस पर आसान होती है चीजें और आसानी से हम जगह पर पहुंच जाते हैं, आसानी से हम ड्रैग ड्रॉप करके या फिर क्लिक और रिफ्रेश करके हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 फॉर ऑफ क्लास 9 समझ आया होगा। इसी तरीके से इस सीरीज के अंदर हम अगले चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे किसी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।